गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ जो है दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो साइन ऑफ एंगल के साथ कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। यानी क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये तो बात हुई उसके मैग्नीट्यूड की, कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को साइन एंगल से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होती है। और जो रिजल्ट आ रहा है, जो भी ये रिजल्ट आया, इसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। यानी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ए क्रॉस बी। अगर हम कर रहे हैं तो रिजल्ट आया ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। अगर उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। और इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी ऑब्जर्व करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या है, जैसे हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो इनवार्ड चला जाएगा, स्क्रू इनवार्ड चला जाता है। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो स्क्रू आउटवार्ड चला जाता है, रहेगा वो प्लेन की डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये इनवार्ड जाएगा, इनवार्ड डायरेक्शन रहेगी इसकी। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तब ये आउटवार्ड डायरेक्शन रहेगी। यानी कि पहले इस तरफ पेन अंदर की तरफ, और जब हम इसको करेंगे तो ये डायरेक्शन बन जाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शंस। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव है। यानी पहले हमने स्केलर में देखा था ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए सेम रहता है, लेकिन ये एंटी है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइन के साथ। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर रहेगा। ये ध्यान में रखना है। कभी भी अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं और उसका अपोजिट लिखना है तो उसके आगे यहाँ माइनस आ जाएगा। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो। जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए क्रॉस को हम बी प्लस सी से कर रहे हैं तो इसको हम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रही बात पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर का मतलब है दो वेक्टर्स ए और बी इस तरीके से हैं, यानी एंगल उनके बीच में कितना है, 0 डिग्री है, थीटा 0 है। तो रूल क्या कहता है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो साइन 0 का रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो कभी भी हम पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दैट विल ऑलवेज गिव्स आउट टू बी 0 रिजल्ट। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक ये है और दूसरा इस तरीके से है, ए और बी 90 के एंगल पर है, तो थीटा अगर 90 है तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन 90, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है और 90 का मतलब मैक्सिमम, तो 1 वैल्यू आ गई। तो रिजल्ट ए क्रॉस बी का कितना आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगी ये वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अगर थीटा 90 पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिंपली हम इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दें, वही रिजल्ट इसका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वही चीज़ आपको हमने स्केलर के लिए भी डिस्कस करी थी। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स।
जब हम यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं 3 डायरेक्शंस के अंदर, ये देखिए, ये x, ये y और ये z, इसका यूनिट वेक्टर i होता है, इसका यूनिट वेक्टर हम j कंसिडर कर रहे हैं और इसका यूनिट वेक्टर हम k कंसिडर कर रहे हैं, और तीनों 90 डिग्री एंगल पर हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम इनके यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब समझ में आना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं वो, ठीक है। i j k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ध्यान रखना है इस रूल के अकॉर्डिंग, i क्रॉस j, ठीक है, i क्रॉस j, ये i और j हैं, तो रूल क्या कहता है साइन 90 के अकॉर्डिंग, दैट प्रोडक्ट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शंस, एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, k की तरफ होगी। तो इसका मतलब रिजल्ट इसका क्या आएगा, k रिजल्ट आएगा। ऐसे ही j क्रॉस k को करेंगे तो ये हमारा हो गया i, ये हो गया j। तो j और k को करेंगे तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पर j और k को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, i रहेगा। 1 नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है इसमें। अब k और i को करें, k और i ये है और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। अगर हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो i से j और j से k की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, यानी j से i, तो j से i डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, जैसे मैंने इसमें बताया था कि अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन। तो इसमें i क्रॉस j तो k था, लेकिन j क्रॉस i अगर हो गया तो वो माइनस k हो जाएगा। ऐसे ही k क्रॉस j माइनस i के बराबर, क्योंकि j क्रॉस j और k की प्रोडक्ट क्या था, i था, लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं तो माइनस के साथ। ऐसे ही k i j के बराबर था तो i k क्या होगा, माइनस j के। इसको याद कैसे रखना है, i से j मूव करते हैं हम, j से k जाते हैं, और k से फिर क्या मूव करते हैं, i। इस तरीके से डायरेक्शन रहती है, ये क्लॉकवाइज हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर हम उल्टा चलेंगे, हम j से i जाएं या k से j जाएं या i से k जाएं, ठीक है, तो वो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंटेशन होगी। ये रूल जो यहाँ पर लिखा है ऑर्थोगोनल्स के लिए, ये आगे बहुत बार यूज होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और ये वेक्टर b, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर बेस के ऊपर 90 डिग्री पर। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू में हाइट, और बेस की वैल्यू क्या है a और हाइट कितनी है h, ये, ठीक है। और दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो a क्रॉस h का फॉर्मूला क्या होगा, एक तरीके से a b साइन थीटा, ठीक है। दोबारा से देखें एक बार, 1/2 बेस इंटू में हाइट है, ठीक है। बेस की वैल्यू क्या है, बेस ये है आपका, दिस वन इज द बेस और दिस वन इज द h, और h इस h ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर अगर हम h निकालेंगे तो वो क्या आएगा, b साइन थीटा। तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, b साइन थीटा। और जब भी हम दो प्रोडक्ट को साइन के साथ करते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वी कैन राइट दिस 1/2 ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b। इज इट क्लियर? चलिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। सेम तरीके से एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, थीटा एंगल पर 90 डिग्री पर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये हाइट जो है h, अगेन दैट इट गिव्स आउट b साइन थीटा, h इज इक्वल टू b साइन थीटा, ठीक है। रेजोल्यूशन से हमने कंपोनेंट निकाल लिया है इसका। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास,
ए, और हाइट क्या है h, और h को क्या लिख सकते हैं b साइन थीटा। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया इसका सिंपल, a क्रॉस b, क्योंकि ए बी साइन थीटा कैन बी रिटन एज a क्रॉस b। सिर्फ यहां पर हाफ का डिफरेंस था। अगर हमें हाइट पता है ट्रायंगल में या फिर पैरेललोग्राम में, तो हम दोनों का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब भी वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाए तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है ए को एक्स वाई और जेड के साथ, बी को एक्स वाई और जेड के साथ। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ए को भी और बी को भी। दैट इज ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ऐसे ही बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। अब इनका हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ए क्रॉस बी को, ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा करके कि जहां पर आई और आई आ जाए तब उसका रिजल्ट क्या रहना है, जे और के आ जाए तब उसका रिजल्ट क्या रहना है। जब इस दोनों को सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगी, और रिजल्ट ये रहेगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको सोल्व करने देखना है, अगर दिक्कत आती है प्रॉब्लम आती है तब आपने मुझसे पूछना है। यह आपका एक तरीके से छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तब ये रिजल्ट आपका आना चाहिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर हमने आई और जे और के और आई तो हमने कर दिया, लेकिन अगर आई क्रॉस आई आ जाए तब क्या करेंगे हम, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई का मतलब क्या है, दोनों सेम है, और पैरेलल के लिए हमने क्या रूल बताया है, थीटा 0, तो रिजल्ट भी कितना 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे आ जाए, सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा 0, के क्रॉस के का रिजल्ट भी 0। तो ये फॉर्मूला और ये सॉल्व करके देखना है, ये आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसके बाद आता है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं और वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट भी। ठीक है, अब हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो अगर स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब 3 कंपोनेंट्स 3 वेक्टर्स इसमें कम से कम होने चाहिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ऐसी कोई वैल्यू आपके पास है, ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई भी बाहर अंदर रह सकता है इसमें। ठीक है, कोई भी बी बाहर आ सकता है, सी बाहर आ सकता है, या ए अंदर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, 2 क्रॉस प्रोडक्ट में एक साथ हैं और उसमें एक डॉट है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद दोबारा से क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, या एक छोड़ करके भी लिख सकते हैं, ए के बाद क्या आता है बी, बी को छोड़ दिया क्या आया सी, बी के बाद क्या आता है सी, सी को छोड़ दिया क्या आया ए, और सी के बाद क्या आता है ए को छोड़ दिया क्या आया बी। यानी कि ये आपस में तीनों इक्वल हैं, इनको इंटरचेंजेबल वैल्यूज को लिखा जा सकता है। अगर ये रिजल्ट है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, या ये रिजल्ट है तो इसको ये लिख सकते हैं, या आपस में इनमें से कोई भी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारी वैसा इसका रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर इसको माइनस में लिखना है तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर आई क्रॉस जे है तो उसको हम क्या लिखते हैं के, लेकिन अगर जे क्रॉस आई हो जाए तो उसको क्या लिखेंगे माइनस के लिखते हैं, अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम सी क्रॉस ए ले रहे हैं और इसको ए क्रॉस सी कर दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए कर दिया तो माइनस आ जाएगा, और बी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस बी अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज द वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिजल्ट। ठीक है, सोल्व करके देखेंगे इसको भी आप। ये रिजल्ट यानी पहले क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे, कौन से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको फिर आपने डॉट में लगाना है किसके साथ, एक के साथ। तीनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब तीनों ही वेक्टर्स हैं और तीनों ही क्रॉस में रहेंगे। यहां पर क्या था, दो क्रॉस में एक डॉट में लेकिन इसके अंदर दो क्रॉस के साथ साथ तीसरा भी क्रॉस में रहेगा। इसका रिजल्ट ऊपर वाले से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ये माइनस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट होता है। बी बाहर आ गया, ए डॉट सी, माइनस सी बाहर आ गया, ए डॉट बी। इसको याद रखने का तरीका है बैक कैब, बैक और कैब, ठीक है। लास्ट के दो वर्ड्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करना है। बैक, बी ए सी बैक, सी ए बी कैब, लास्ट के दो को ब्रैकेट में। और ये भी आप सोल्व करके देखेंगे। पहले बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट को, फिर उसके साथ जो आया उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में, यही वैल्यू रिजल्ट में आनी चाहिए आपकी, तब वो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये भी आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है क्योंकि एग्जाम में हमें ज़्यादातर रिजल्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ रिजल्ट बता रहा हूँ। सोल्व आपने सिंपल उसी तरीके से करना है, ठीक है। वो काम आप जो 7th 8th में कहते थे ना, एक बार क्वेश्चन बता दिया उसके बाद सोल्व करना है, बस वही तरीका है। इसको सोल्व करके देखना है आपने क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें फिलहाल रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी आप इससे पूछ लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा वेक्टर्स का एक छोटा सा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। एक यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, हमारा चैप्टर कंप्लीट है। और एक चैप्टर का मतलब है इसके अंदर हमारे 3 या 4 चैप्टर हो सकते हैं। उसके बाद है फील्ड, नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फील्ड क्या होता है, जैसे हम वहीं तक कोई भी चीज़ उठा सकते हैं जहाँ तक हमारा हाथ जा रहा है, हाथ से आगे हमें खुद चलना पड़ेगा उठाने के लिए किसी चीज़ को। तो फील्ड एक तरीके से वो एरिया होता है जो इफेक्ट को शो करता है किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फील्ड होंगे, एक स्केलर का और एक वेक्टर का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रीजन इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। मान लिया हमने कोई एक स्पेस जगह ले ली, इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी मर्जी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर सबकी अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो वो एरिया, वो रीजन आपका फील्ड होगा। द रीजन इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो उस रीजन को, उस स्पेस को हम फील्ड का नाम देते हैं। बात आती है अब स्केलर फील्ड की। स्केलर फील्ड के अंदर क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी, सिर्फ डेफिनेशन में फिजिकल क्वांटिटी की जगह स्केलर आ जाएगा। द रीजन ऑफ स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट, यानी कि अगर स्केलर फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्केलर क्वांटिटी की हर पॉइंट पर यूनिक वैल्यू रहेगी। और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होते हैं आपके, टेम्परेचर है आपकी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका स्केलर फील्ड बन जाएगा एक तरीके से। मान लिया किसी रूम के किसी एरिया में हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर देखा, इस पॉइंट पर टेम्परेचर देखा, इस पॉइंट पर टेम्परेचर देखा, 90 जैसे 32 डिग्री 0.5, दूसरी पॉइंट पर 31.9, 32.3, 32.4, इस तरीके से टेम्परेचर हो सकता है। तो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं इसकी, यानी एक स्केलर क्वांटिटी की हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू। तो वो एरिया जहां पर हमने उसको नोट करा है दैट इज नोन एज स्केलर फील्ड। ऐसे ही पोटेंशियल रहेगा और इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो जब हम स्पेस में लेते हैं तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x भी, y भी और z भी, किसी पॉइंट के लिए। तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू वी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को हटाकर आप R भी लिख सकते हैं। R एक तरीके से इनके पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x की, y की और z की। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड। ऐसे ही वेक्टर फील्ड है।
सिर्फ क्वांटिटी चेंज होनी है। द रीजन ऑफ स्पेस इन विच वेक्टर क्वांटिटी, यहां वेक्टर क्वांटिटी आ गया, हैज यूनिक वैल्यू। अब यूनिक वैल्यू, अब वेक्टर के अंदर ही देखो, यहां पर हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी है क्योंकि क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है। लेकिन यहां पर क्वांटिटी वेक्टर की है तो इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों डायरेक्शंस भी देखनी पड़ेंगी हमें, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी। तो जब हम किसी स्पेस में वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, उसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड भी यूनिक और उसकी डायरेक्शन भी यूनिक एट एवरी पॉइंट। यानी द रीजन ऑफ स्पेस इन विच ए वेक्टर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इसको एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लिखने का तरीका सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया हमने, पोटेंशियल था ये, और यहाँ पर हमने ई वेक्टर लगा दिया एक्स वाई जेड। स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रिप्रेजेंट हो गई। अब उसमें तीनों कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड। ऐसे ही इसको एक्स वाई जेड को हटाकर हम आर भी लिख सकते हैं। अभी ध्यान से देखना, यहाँ वेक्टर था, मैंने आर के ऊपर लगा दिया, तो एक ही बात है, किसी एक के ऊपर आप लगा सकते हैं वेक्टर, ठीक है, दूसरी तरफ होना चाहिए। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।